हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरंभ सीरीज। आप लोगों का क्या हाल है? मेरे ख्याल से सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो देखिए, हम लोगों का अभी यूनिट 1 चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और जो भी ये बेसिक पार्ट है, अगर ये पार्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया तो ये समझ लीजिए आगे की जर्नी है ना, वो हम लोगों की बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आगे की चीज़ों में फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर किसी का यूनिट 1 बहुत अच्छे से क्लियर है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा अगर क्लियर है तो आगे वाली जो यूनिट्स हैं उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको बहुत डिटेल में आपको करवाऊं। तो देखिए, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोगों ने मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो देखिए, बगैर टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। देखो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी है, बताना जरूरी है। जब तक हम सामने वाले को बताएंगे नहीं कि मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तब तक एक्सेप्टेंस की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया फॉर कार। आज 5 लाख की बजाय 6 लाख लेते हैं, डेली 5 लाख लेते हैं। तो आज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफर किया कार को सेल करने का 6 लाख रुपए में, ठीक। अब मिस्टर बी को ऑफर तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इन्होंने मिस्टर ए को कुछ नहीं बताया। एक मिस्टर सी थे, ये कॉमन फ्रेंड थे मिस्टर ए के भी और मिस्टर बी के भी। अब मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बोला कि यार, मैं सोच रहा हूं, इनका ऑफर बहुत अच्छा है, मैं सोच क्या रहा हूं, मैं पक्की बात है कि मैं इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं इनकी कार 6 लाख रुपए में खरीद लूंगा। तो अब यहां पर मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बताया, ठीक है। तो क्या इसको कम्युनिकेशन टू ए बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा ना। जिसने ऑफर दिया है वही उसको एक्सेप्ट करेगा। ये तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि भाई, जिसको ऑफर दिया गया है वही तो उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक। दूसरा, जिसने ऑफर दिया है उसको ही अपनी एक्सेप्टेंस दी जाएगी, उसी को ही कम्युनिकेट किया जाएगा। तो यहां पर कम्युनिकेशन करना जरूरी है। अब जैसे सपोज करिए कि मिस्टर बी है, मिस्टर बी कहीं दूर रहते हैं। अब इन्होंने एक लेटर लिखा और लेटर लिख करके मिस्टर ए को मतलब पोस्ट अभी तक किया नहीं है, लेटर में लिख दिया कि भाई मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन वो लेटर इन्होंने अभी तक पोस्ट नहीं किया, इन्होंने अपने पास में रखा हुआ है। क्या इसको वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। कम्युनिकेशन होना जरूरी है। जब तक मिस्टर बी मिस्टर ए को बताएंगे नहीं कि भाई मुझे आपका ऑफर एक्सेप्ट है, तब तक कभी भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो देखते हैं एक बार। देखिए, द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ओनली व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। तो जब तक ऑफरर को नहीं पता चलेगा तब तक वो वैलिड नहीं है। अ मेयर मेंटल determination to acceptance in eyes of law unless there is some external manifestation of that डिटर्मिनेशन बाय वर्ड्स और कंडक्ट। तो एक्सेप्टेंस कैसे भी हो सकती है, जब तक हम चाहे वर्ड से चाहे कंडक्ट से सामने वाले को जताएंगे नहीं, सामने वाले को बताएंगे नहीं। वो कैसे भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, तब तक उसको कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो देखिए, एक केस लॉ है, केस लॉ देख लेते हैं एक बार। ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का देखते हैं। एक्स ऑफर टू सप्लाई कोल टू अ रेलवे कंपनी। ओके, एक्स ने ऑफर किया रेलवे कंपनी को कोल के लिए। द मैनेजर ऑफ द कंपनी एक्सेप्टेड द ऑफर। अब मैनेजर ने क्या किया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद में बेटा उसने क्या किया, उसने अपने ड्रॉर में डाल दिया। टेबल की एक ड्रॉर थी, उसने एक्सेप्ट करके उसमें ड्रॉर में डाल दिया और उसको बताया नहीं, उसको बताना भूल गया। तो वहां पर यह चीज बोली गई कि यहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस को केवल लिख तो दिया गया था, लेकिन उसको बताया क्या गया था। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि लेटर मिस्टर बी ने लिख तो लिया एक्सेप्टेंस का, लेकिन मिस्टर ए को भेजा ही नहीं। तो जब तक मिस्टर ए को भेजेंगे नहीं तब तक कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होगी? तो यहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मेरी बात सबको समझ में आई? क्लियर है? तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अब देखो, एक्सेप्टेंस बाय हुम, एक्सेप्टेंस देगा कौन? ये चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर स्पेसिफिक ऑफर है
यानी कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है, तो जिस पर्सन को दिया गया है वही उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा और कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसने किसी पर्सन को ऑथराइज किया था कि ये पर्सन मेरे बिहाफ पे कर सकता है, फॉर एग्जांपल एजेंट, अगर उसने कोई एजेंट अपॉइंट किया था तो वो एजेंट एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा, अगर जनरल ऑफर है तो जनरल ऑफर के केस में तो पूरी की पूरी पब्लिक के लिए होता है, तो पब्लिक में से कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखते हैं एक बार, acceptance must be communicated by the offeree himself और by the person who has the authority to accept। बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर किसी पर्सन को ऑथराइज किया है तो वो उसको कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, if acceptance is communicated by an unauthorized person, इट विल नॉट गिव राइज टू लीगल रिलेशन। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मिस्टर बी ने क्या किया कि मिस्टर सी को बताया कि भाई मैं सोच रहा हूं कि इनकी कार खरीद लूं। अब मिस्टर सी गए ए के पास में, अब सी ने ए को बोला कि यार मिस्टर बी से अभी मेरी बात हुई, कल पक्की बात है, कल पक्की बात है कि मिस्टर बी तुम्हें फोन करेंगे और तुमसे फोन करके बोलेंगे कि मैं तुम्हारी कार को खरीदने के लिए तैयार हूं। अब अगले दिन बी का फोन आया नहीं। अब जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को फोन किया तो मिस्टर बी ने मना कर दिया कि यार मैं सोच तो रहा था कार खरीदने की, लेकिन अब नहीं खरीदूंगा। तो क्या मिस्टर ए मिस्टर बी को स्यू कर सकते हैं? बताओ, क्या मिस्टर ए मिस्टर बी को स्यू कर सकते हैं कि भाई तुमने तो अपनी एक्सेप्टेंस सी के हाथ भिजवा दी थी मेरे पास में, सी तो बता रहा था तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, और अभी हम लोग पीछे पढ़ करके आए थे कि जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है वैसे ही वो अग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो भाई हम तो आपके ऊपर केस करेंगे, मेरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई को। तो यहाँ पर कोई भी सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। क्यों? क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन हुआ ये किसके थ्रू हुआ? सी के थ्रू। सी कोई पार्टी तो थी नहीं, ना ही सी को ऑथराइज किया गया था। यहां पर कम्युनिकेशन हमेशा किसके थ्रू होगा? ऑफरी के थ्रू होगा। किसको होगा? ऑफरर को होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो देखते हैं आगे। हाँ, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, पी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर इन अ स्कूल। तो पी ने स्कूल में हेडमास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। द मैनेजिंग कमिटी पास्ड अ रेजोल्यूशन अप्रूविंग पी टू द पोस्ट। अब जो मैनेजिंग कमेटी थी उसने आपस में रेजोल्यूशन पास किया, वोटिंग हुई, वोटिंग में रेजोल्यूशन पास हो गया कि चलो भाई ठीक है मिस्टर पी को अपॉइंट कर लेते हैं। बट दिस डिसीजन वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू पी। लेकिन ये जो डिसीजन इन लोगों ने लिया ये आपस में तो डिसाइड कर लिया, लेकिन मिस्टर पी को नहीं बताया। तो अब यहां पर मैनेजिंग कमेटी का एक मेंबर था, मैनेजिंग कमेटी का एक मेंबर था जो पी को भी जानता था, उसने जाकर के बता दिया इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। इंडिविजुअल कैपेसिटी का मतलब उसने पर्सनली बताया, वो कोई ऑथराइज नहीं था। मैनेजिंग कमेटी ने उसको कोई ऑथराइज नहीं किया था कि आप हमारे बिहाफ पे जाकर के कम्युनिकेट कर सकते हो। उसने पर्सनल कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको इन्फॉर्म किया, एंड विदाउट एनी ऑथराइज्ड इन्फॉर्म्ड, ठीक है, ऑथराइजेशन अबाउट द डिसीजन। सब्सिक्वेंटली द मैनेजिंग कमेटी कैंसिल्ड इट्स रेजोल्यूशन एंड अपॉइंटेड समवन एल्स। अब उसके बाद में क्या हुआ, मैनेजिंग कमेटी ने अगले दिन क्या किया कि उनका जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसको कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद में किसी दूसरे पर्सन को, भाई उससे ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन आ गया होगा, उसको अपॉइंट कर लिया। अब यहाँ पर मिस्टर पी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल किया मैनेजिंग कमेटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वैसे ही वो एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने ऑफर दिया, मैनेजिंग कमेटी ने जैसे ही रिजोल्यूशन पास किया वो एक्सेप्टेंस हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट को कैसे तोड़ सकते हैं, अब ये कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ब्रीच कर सकते हैं? तो देखते हैं वहां पर क्या डिसीजन रहा। इट वॉज हेल्ड दैट पीस सूट वॉज अपॉइंटमेंट बाय सम ऑथराइज पर्सन। तो यहां पर बेटा जो कम्युनिकेशन हुआ था वो एक अनऑथराइज पर्सन ने किया था। अगर यही कम्युनिकेशन मैनेजिंग कमेटी ने किया होता, मैनेजिंग कमेटी ने उनको इन्फॉर्म किया होता, या मैनेजिंग कमेटी ने अगर किसी को ऑथराइज किया था बताने के लिए, अगर उसने इन्फॉर्म किया होता तो फिर ये अपॉइंटमेंट वैलिड होता। तो मिस्टर पी यानी कि पॉवेल, यहां पर मिस्टर पी का मतलब है पॉवेल, ये केस लॉ है पॉवेल वर्सेस लीका, ठीक है। तो चलिए ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं।
अब देखो एक्सेप्टेंस टू होम, किसको दिया जाएगा, तो ये भी मैंने बताया है कि भाई जिसने ऑफर जनरेट किया है या तो उसको बताया जाएगा, और अगर उसने किसी को ऑथराइज किया हुआ है यानी अगर उसका कोई एजेंट है तो उस एजेंट को भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। देखते हैं, acceptance must be communicated to the offerer himself. In other words, if acceptance is communicated to an unauthorized person, it will not give legal rise to relation. तो अगर किसी थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट किया गया है या किसी अनऑथराइज पर्सन को इन्फॉर्म किया गया है, ठीक है, तो फिर वहां पर कभी भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है टाइम लिमिट। अब देखो एक्सेप्टेंस अगर देनी है तो आपको टाइम लिमिट के अंदर देनी है। तो टाइम लिमिट के केस में दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक तो ये कि या तो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है या तो टाइम लिमिट गिवन है, गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक टाइम लिमिट कॉन्ट्रैक्ट में दी गई है कि भाई अगर आपको जवाब देना है तो आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर दे दो, या नॉट प्रेस्क्राइब, या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं दी गई है। दोनों केसेस में अलग अलग होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिमिट गिवन है तो उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी, और अगर उस टाइम पीरियड के अंदर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो फिर आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी। जिस दिन ये टाइम लिमिट खत्म हो रही है, मान लीजिए 5 दिन का समय दिया गया था, तो जैसे ही 5वां दिन खत्म हुआ वैसे ही ऑफर भी खत्म हो गया। अब छठे दिन अगर आप अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो उस एक्सेप्टेंस की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। और अगर बाय चांस मान लीजिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी है, बस केवल और केवल ऑफर दिया गया है, उसके साथ में कुछ टाइम नहीं बताया गया है, तो फिर वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि बेटा रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए। रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होता है? रीजनेबल टाइम का मतलब होता है एक सही समय के अंदर एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए, एक उचित समय के अंदर एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए। अब उचित समय, सही समय, इसकी कोई डेफिनेशन तो है नहीं, तो हर एक केस में अलग अलग हो सकता है। यानी रीजनेबल टाइम की जो मीनिंग है, रीजनेबल टाइम की मीनिंग अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस ली जाएगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर ली जाएगी, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मैंगो का ऑफर दिया, तो मैंगो तो पेरिशेबल होता है भाई, कुछ समय के बाद में मैंगो खराब हो जाएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ कितनी है, ये जो ऑफर है इस ऑफर की लाइफ कितनी है, मैंने गलत बोला, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इस ऑफर की लाइफ कितनी है? इस ऑफर की लाइफ है जब तक वो मैंगो की लाइफ है, जब तक मैंगो खराब नहीं हो जाता। अब मैंगो अगर खराब हो गए तो फिर ये ऑफर भी लैप्स हो गया। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस चीज़ का ऑफर दिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रीजनेबल टाइम की डेफिनेशन क्या होगी। तो रीजनेबल टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये हर सिचुएशन में अलग अलग ली जा सकती है। तो देखते हैं, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन टाइम प्रेस्क्राइब्ड इफ एनी, और विद इन रीजनेबल टाइम इफ नो टाइम इज प्रेस्क्राइब। तो अगर टाइम लिमिट गिवन है तो गिवन टाइम लिमिट के अंदर, और अगर नहीं है तो फिर रीजनेबल टाइम के अंदर। व्हाट इज रीजनेबल टाइम डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। डन है सबको? तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसका भी देखो एक केस लॉ दिया हुआ है। अ पर्सन अप्लाइड फॉर शेयर्स इन अ कंपनी इन जून। अब मिस्टर ए ने जो है हाँ देख लेते हैं, मिस्टर ए ही ले लेते हैं। तो मिस्टर ए ने एक कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया जून में। ही कैन नॉट बी बाउंड बाय द अलॉटमेंट मेड लेट इन नवंबर। अब शेयर्स के लिए अप्लाई कब कर रहा है? जून में। कंपनी अलॉटमेंट कब कर रही है? नवंबर में। तो बेटा शेयर्स के केस में ऐसा होता है कि जितनी देर में आप अपनी पलके झपकते हो ना, उतनी देर में स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का प्राइस गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स के प्राइस, शेयर्स लिस्टेड होते हैं ना, उनके प्राइस को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये शेयर्स में तो वैसे भी वैल्यूएशन बहुत घटती बढ़ती रहती है। तो जून में अप्लाई किया है, नवंबर में अलॉटमेंट हुए, तो बहुत लंबा समय हो गया। तो शेयर्स के केस में इतने लंबे समय को तो रीजनेबल टाइम बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, सिंस डिले ऑफ 6 months इन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉर शेयर्स वॉज अनरीजनेबल। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोलता है बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर एक बार ऑफर लैप्स हो गया
अगर एक बार ऑफर लैप्स हो गया तो उसके बाद में वो रिवाइव नहीं हो सकता। ऑफर लैप्स हो जाने के बाद में अगर आप अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो उस एक्सेप्टेंस की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। देखते हैं द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस और इज विदड्रॉन। इन अदर वर्ड्स, इफ an acceptance is made after the lapse or withdrawal of the offer, it will not give rise to legal relation. डन है सबको यहां तक? अब देखो नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये तो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी भी तरीके का ऑफर हो, किसी भी तरीके की एक्सेप्टेंस हो, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों को बराबर बराबर रिकॉग्निशन देता है, चाहे वो एक्सप्रेस हो और चाहे वो इम्प्लाइड हो। तो देखते हैं बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और इम्प्लाइडली, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन और बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन। एग्जाम्पल इन द केस ऑफ जनरल ऑफर। अब जनरल ऑफर के केस में मैंने आपको बताया था ना कि कम्युनिकेशन करना जरूरी नहीं है, वहां पर जो पार्टीज का कंडक्ट है उस कंडक्ट से ही पता चल जाता है कि उसने एक्सेप्टेंस दी है या नहीं दी है। आगे देखते हैं। अब देखो नाइन्थ क्या बोल रहा है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। क्या साइलेंस को एक्सेप्टेंस के इक्विवेलेंट माना जा सकता है कि कोई आदमी चुप है, क्या उसकी साइलेंस को ही हम एक्सेप्टेंस मान लेते हो? देखो हम हमेशा एक बात याद रखिएगा, हम हमेशा प्रोविजन को पहले फॉलो करते हैं, बाद में एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन तो हर चीज का होता है, ये लॉ में लिखने का तरीका है बेटा। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो, और अगर उसके एक्सेप्शन भी हो, तो हमेशा अपने आंसर की शुरुआत आप कहां से करोगे? अपने आंसर की शुरुआत आप प्रोविजन के साथ में करोगे। पहले प्रोविजन आता है, उसके बाद में एक्सेप्शन आता है। तो वैसे तो अगर देखिए नॉर्मल प्रोविजन देखिए तो साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको। ए ऑफर्स टू बी to buy his house for ₹5 lakh and writes, if I hear no more about it within a week, I shall presume the house is mine for ₹5 lakh। अब देखो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी शायद बताई हुई है कि एक्सेप्टेंस कभी भी बर्डन नहीं हो सकती। ऑफर कंडीशनल हो सकता है, लेकिन अगर ऑफर के साथ में बर्डन जुड़ा हुआ है एक्सेप्टेंस का कि भाई अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट है, तो ये बर्डन क्रिएट हो रहा है ना। हाँ, आप इस बात को जरूर एज्यूम कर सकते हो कि अगर आपने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान करके चलूंगा कि आपने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। आप रिजेक्शन का एजम्पशन कर सकते हो, एक्सेप्टेंस का एजम्पशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए बी डज नॉट रिस्पॉन्ड। अब बी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हियर नो कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पर ए और बी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो देखिए इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जा सकता है। तो सबसे पहले देखो, वेयर ऑफरी अग्रीज दैट नॉन रिफ्यूजल बाय हिम विद इन स्पेसिफाइड टाइम शैल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। अब सपोज करो मेरे पास में टाइम नहीं रहता है कि मैं सबसे बात कर पाऊं, सबको कॉल कर पाऊं, सबको रिस्पॉन्स कर पाऊं। अब किसी ने मेरे को ऑफर दिया आगे से आकर के, अब मुझे लग रहा है यार ऑफर तो इसका अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ सोचने का टाइम चाहिए, अदरवाइज मैं एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन मेरे पास में टाइम कितनी कमी है कि मुझे पता है कि या तो मैं भूल जाऊंगा और या ये मेरे ऑफर हाथ से निकल जाएगा। तो मैंने खुद से ही सामने वाली पार्टी को बोल दिया कि भाई एक काम कर, अगर 2 दिनों के अंदर मेरा रिप्लाई नहीं आता है, अगर 2 दिनों के अंदर मेरा रिप्लाई नहीं आता है तो मान लेना कि मैंने तेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और अगर रिजेक्ट करना होगा तो मैं आगे से आकर के रिजेक्ट करूंगा। अगर मेरा कोई फोन ना आए तो मान करके चलना कि मैंने तेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। वहां पर साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जा सकता है। लेकिन जहां पर ऑफरी अगर चाह रहा है, तो मेरी बात समझ में नहीं, ऑफरी के कहने से हो सकता है, ऑफरर के चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जहां पर बेटा काम करने का तरीका ही है, जहां पर जो बिजनेस के कस्टम है, ट्रेड के कस्टम है, वहां पर अगर साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना गया है तो फिर प्रायोरिटी कस्टम को दी जाती है, तो फिर वहां पर साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जा सकता है। डन है। आगे देखो, एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज नो एक्सेप्टेंस। इसका मतलब देखो क्या हुआ,
पहले इसको समझ लेते हैं एक बार। जैसे अगर मान लीजिए मिस्टर ए ने, मैं केस लॉ ही एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बता देता हूं, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक बार ऑफर दिया प्रॉपर्टी का, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया प्रॉपर्टी का। तो मिस्टर बी ने बोला कि यार प्रॉपर्टी तो तुम्हारी अच्छी है, रेट भी अच्छे हैं, चलो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को खरीदता हूं। इन्होंने ऑफर दिया था 50 लाख रुपए में, इन्होंने बोला ठीक है भाई 50 लाख रुपए में खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम एक काम करो, पहले तुम्हारे जो लॉयर हैं, उनसे बोलो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए। उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद में मैं देखता हूं, अगर वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लगा, अगर उसकी टर्म्स और कंडीशन सारी साफ सुथरी हुई, तो पक्की बात है मैं तुम्हारा घर खरीद लूंगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। लेकिन तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को जो तुम्हारे लॉयर बनाएंगे उनको अप्रूवल में लेना है मेरे लॉयर से। जो मेरा लॉयर है वो अगर अप्रूव कर देगा, तुम्हारे लॉयर ने बनाया, मेरे लॉयर ने अप्रूव कर दिया, तो फिर मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को 50 लाख में खरीद लूंगा। मिस्टर ए ने बोला डन। अब इनके लॉयर ने बना भी दिया, इनके लॉयर ने एक्सेप्ट भी कर लिया या अप्रूव भी कर लिया। लेकिन इन्होंने अप्रूव तो कर लिया, लेकिन आफ्टर अप्रूवल मिस्टर बी ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर बी ने क्या किया, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर सूट फाइल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने ये बात कही थी कि अगर मेरे लॉयर ने अप्रूवल दे दिया तो मैं ये प्रॉपर्टी पक्का खरीद लूंगा, अब ये प्रॉपर्टी खरीदने से मना कर रहे हैं। तो क्या यहां पर सूट मेंटेनेबल होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अगर कोई एक्सेप्टेंस किसी कॉन्ट्रैक्ट के बनने के ऊपर डिपेंड करती है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के बनने के ऊपर डिपेंड करती है, तो ऐसी एक्सेप्टेंस की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी जगह नहीं है। तो देखते हैं एक बार, देखो, इफ द एक्सेप्टेंस हैज बीन गिवन सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट टू अप्रूव्ड बाय सर्टेन पर्सन, ठीक है। इसमें यह भी हो सकता है कि जैसे एग्जाम में एक दो बार पूछा भी गया, आया ये वाला टॉपिक तो बता देता हूं कि थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा। जैसे आपको कार बेचनी है, मेरे को कार खरीदनी है, मैंने कहा कि यार ये मिस्टर राम है, इसको कार का बड़ा एक्सपीरियंस है, कार का बड़ा आइडिया है, अगर राम ने डन कर दिया तो मैं तुम्हारी कार को खरीद लूंगा। राम ने डन कर दिया, लेकिन तो भी मैंने मना कर दिया, तो यहां पर यह भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी का अप्रूवल। डन है? देखो, इट हैज नॉट इफेक्ट एट ऑल, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सच एन एक्सेप्टेंस विल नॉट क्रिएट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अंटिल अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय ऑल द पार्टीज। तो जब तक बेटा ये दोनों लोग साइन नहीं कर देते, जब तक कहां गया यार, अभी जो लिखा था, हाँ ये आ गया। तो जब तक यहां पर एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता, ए के साइन नहीं हो जाते, बी के साइन नहीं हो जाते, तब तक कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो मेरे ख्याल से बेटा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों चीजें आपको याद रखनी है, एक तो थर्ड पार्टी वाली और दूसरा सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों अलग अलग है ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, केस लॉ एक बार देख लेते हैं। अब देखो, सी एंड डी साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द परचेज ऑफ अ हाउस बाय डी सब्जेक्ट टू अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सेम वही केस लॉ है जो अभी मैंने एग्जांपल में बताया। टू बी प्रिपेयर्ड बाय सी सॉलिसिटर, सॉलिसिटर का मतलब बेटा वकील होता है, लॉयर, एडवोकेट। A document was prepared by its solicitor and approved by D solicitor. D के solicitor ने भी उसको अप्रूव कर दिया, but D refused to sign the document. लेकिन उसके बावजूद D ने क्या किया, D ने साइन करने से मना कर दिया। तो held there was no contract as the agreement was only conditional. डन है सबको? तो चलिए यहां पर आपका एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग रूल्स कंप्लीट होते हैं। यहां पर इस चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन का। तो आज हम लोग ने एक्सेप्टेंस को कंप्लीट किया, उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। और एक्सेप्टेंस वाला पार्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी भी आ सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट रूल्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टर्न पर कम्युनिकेशन वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।